नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर पर। आज हम लोग एक दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है आर्द्रता या ह्यूमिडिटी। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आर्द्रता। आर्द्रता होती क्या है या वायुमंडल की आर्द्रता होती क्या है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जल वाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित अदृश्य जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यदि वायुमंडल के किसी नमूने में निश्चित तापमान पर उतनी जल वाष्प मौजूद है जितनी कि उसकी नमी धारण करने की क्षमता है, तो वायुमंडल के उस नमूने को संतृप्त वायु कहा जाता है। चलिए पहले हम लोग आर्द्रता समझ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे आर्द्रता क्या होती है। वास्तव में आर्द्रता जो है हमारे वायुमंडल में एक अदृश्य मात्रा होती है जो वाष्पीकरण से हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके दो सोर्स होते हैं। एक वाटर बॉडीज से हमें मिलती है, और दूसरा किससे मिलती है, जो सॉयल और वेजिटेशन होता है। ठीक है, वनस्पतियाँ, मतलब वनस्पति, मृदा और वाटर बॉडीज से जो जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है वो उसको जल वाष्प कहते हैं। और ये वायुमंडल में अदृश्य छुपा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्द्रता बोला जाता है। ठीक है, अब दूसरा इसमें सेंटेंस आया है कि संतृप्त वायु किसे कहते हैं। संतृप्त वायु कहते हैं कि यदि किसी नमूने में निश्चित तापमान हो और उसमें जितनी जलवाष्प मौजूद हो और उसके अलावा जितनी धारण करने की क्षमता होती है। मतलब एक आप इसको उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई स्पंज है। ठीक है, ये स्पंज है जो पानी को सोख सकता है। ठीक है, आप इसमें पानी डालिए, आप इसमें बाहर से पानी डालना है, मान लीजिए डालना है, आप इतना इसमें पानी डालिए, इतना पानी डालिए कि एकदम पानी से पूरा लबालब हो जाए, इतना भर जाए कि अब आप अगर इसमें एक बूंद भी पानी डालें तो एक बूंद पानी नीचे टपक जाए इससे। अगर आप 2 बूंद पानी डालें तो 2 बूंद पानी टपक जाए। तो हम कहेंगे ये जो नमूना या जो स्पंज है ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया है एक निश्चित तापमान पर। ठीक है, सेम वायु के साथ, हवा के साथ भी ऐसा ही है। अगर कोई वायु का नमूना है मान लीजिए ये, ठीक है, और उसमें इतनी जलवाष्प आ जाए कि अब वो एक यूनिट, एक इकाई भी जलवाष्प को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर सकती है, तो वो वायु को क्या कहेंगे, हम संतृप्त वायु कहेंगे उस वायु को। ठीक है, समझ गए आप लोग संतृप्त वायु क्या होती है। इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आगे। नमी धारण करने की क्षमता जो है बढ़ जाए या उसको संतृप्त वायु कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, तापमान बढ़ने के साथ वायुमंडल के किसी नमूने की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ती है। ये जो हमने वायु का नमूना बताया, भले मान लीजिए संतृप्त हो जाए, लेकिन अगर इस नमूने का तापमान बढ़ा दिया जाएगा, जैसे मान लो इसमें हमने ये जल भर दिया है, ठीक है, जलवाष्प आ गई, अभी हमने बोल दिया संतृप्त हो गई, लेकिन अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें इस नमूने का, तो फिर से इसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि तापमान बढ़ने के साथ वायुमंडल के किसी नमूने की नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, तथा तापमान घटने से किसी नमूने की धारण करने की क्षमता तेजी से घटती है। स्पष्ट है कि वायुमंडल के किसी नमूने में किसी निश्चित तापमान पर उतनी मात्रा में जलवाष्प मौजूद है जितनी कि उसकी धारण करने की अधिकतम क्षमता है, तो वायुमंडल के उस नमूने को उस तापमान पर संतृप्त कहा जाता है। ठीक है, मतलब अब वो एक्स्ट्रा जलवाष्प को ग्रहण नहीं कर सकता, निश्चित तापमान है, तो उसको हम संतृप्त कहेंगे। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है वास्तव में। एक निरपेक्ष आर्द्रता, ठीक है, एक सापेक्ष आर्द्रता और एक विशिष्ट आर्द्रता। ठीक है, तो हम इसको पढ़ते हैं कि, और एक बात आप यहीं पे समझ लीजिए, जो आर्द्रता होती है इसको हम लोग हाइग्रोमीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं, हाइग्रोमीटर में नापते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, आर्द्रता को नापने वाला जो मापक यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जलवाष्प जो होती है उसमें उसकी गुप्त ऊष्मा होती है। हमने पहले के लेक्चर में भी बताया आप लोगों को, क्योंकि ये जब जल से वाष्प में बदलते हैं तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, और वो ऊष्मा इसमें गुप्त ऊष्मा के रूप में निहित हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। ठीक है, 2-3 उदाहरण से हम समझाएंगे। इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं, इसको क्या लिखा है, वायुमंडल के एकांक आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, अभी एकांक आयतन क्या होता है इसको समझेंगे। पहले उदाहरण देख लेते हैं कि यदि वायुमंडल के किसी नमूने में 2 घन मीटर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा 80 ग्राम है,
वायुमंडल के इस नमूने की निरपेक्ष आर्द्रता कितनी होगी। ठीक है, तो ये 80 ग्राम क्या है, उसमें उपस्थित जल वाष्प है। ठीक, कोई नमूना है और उसका आयतन कितना है, 2 घन मीटर। ठीक है, इससे हम भाग देंगे तो हमें क्या मिल गया, 40 ग्राम प्रति घन मीटर निरपेक्ष आर्द्रता मिलेगी। इसको हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। आप यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे बोला गया ना घन मीटर, ये हमारा होता है घन। ठीक है, ये घन सेंटीमीटर भी हो सकता है, घन मीटर भी हो सकता है, घन किलोमीटर भी हो सकता है। ठीक है, जब हम इसकी यूनिट मीटर रखते हैं तो ये मीटर हो गया। ठीक है, अभी ये 1 घन मीटर है, मान लीजिए एक हमारा कमरा है। ठीक है, 1 घन मीटर है और 1 घन मीटर में इस कमरे के अंदर जितनी भी जो है डस्ट होगी, गैस होगी, जलवाष्प होगी, उन सब में वाटर वेपर की मात्रा है, मान लीजिए 500 ग्राम। कितनी है, मान लीजिए ये जो कमरा अभी हमने बनाया था इसमें है 500 ग्राम। ठीक है, और इसका जो आयतन है, इसका वॉल्यूम है कितना है, 1 घन मीटर। तो उसमें कितनी एब्सोल्यूट या निरपेक्ष आर्द्रता होगी। ठीक है, इसको हम देखेंगे वेट अपान वॉल्यूम से। ठीक है, वेट अपान वॉल्यूम से। ठीक है, तो हमारी कितना वेट था ह्यूमिडिटी का, 500 ग्राम था, 500 ग्राम। आयतन कितना है, 1 घन मीटर है ना, तो 1 घन मीटर ये हो गया। एक कमरे में यहाँ पर हवा के जो हमारे कमरे में हवा भरी होगी उसके वेट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ये जो निरपेक्ष आर्द्रता देखी जाती है वो किस पे देखी जाती है, आयतन पे देखी जाती है, वॉल्यूम पे देखी जाती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए, ये किस पे देखी जाती है, वॉल्यूम पे देखी जाती है, आयतन पे देखी जाती है। किसी कमरे का देख लीजिए, कोई वायु का पुंज हो, कोई वायु का गुच्छ हो, उसमें देख लीजिए, कोई वायु का नमूना हो, उसमें देख लीजिए। मतलब टोटल जो जलवाष्प की मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, उसकी निरपेक्ष आर्द्रता। लेकिन किस में, वॉल्यूम पे। यहाँ पे 2 घन मीटर वॉल्यूम लिखा हुआ तो हमने इसको भाग दे दिया। अगर मान लीजिए 1 ही घन मीटर वॉल्यूम लिखा होता तो 1 घन मीटर वॉल्यूम में कितनी होती, 80 ग्राम होती। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के आसपास सीधी पड़ती हैं, वाष्पीकरण यहाँ अधिक होता है, वनस्पतियाँ अधिक हैं, इसलिए यहाँ पे वाष्पीकरण अधिक होता है, जलमंडल क्षेत्र अधिक है। जबकि ध्रुवों की तरफ क्या है, बर्फ जमी रहती है, तापमान कम है, तो वाष्पीकरण हो नहीं पाता। इसलिए निरपेक्ष आर्द्रता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होती जाती है, घटती जाती है। ठीक है, दूसरा, महासागरों के ऊपर महाद्वीपों की तुलना में निरपेक्ष आर्द्रता का मान अधिक होता है। सिंपल सी बात है, जब जहाँ से ज़्यादा वाष्पीकरण होगा वहीं आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ निरपेक्ष आर्द्रता का मान कम हो जाता है। ऊंचाई जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, तो निरपेक्ष आर्द्रता के 3 स्टेटमेंट हैं, आप इनको एकदम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर निरपेक्ष आर्द्रता के साथ क्या होता है, तो निरपेक्ष आर्द्रता के साथ क्या होता है, उसका मान घटता है। महासागर और महाद्वीप में आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता कहाँ अधिक होती है, महासागरों पर अधिक होती है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, तो आप निरपेक्ष आर्द्रता हमेशा वॉल्यूम में नापी जाती है, वॉल्यूम में नापी जाता है, यहाँ पे याद रखने का। ठीक है, इसमें वेट की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है, अगला जो प्रकार है इसको बोलते हैं सापेक्षिक आर्द्रता। क्या बोलते हैं, सापेक्ष। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसी का हमेशा जिक्र होगा, इसी से ही पूरा जलवायु मंडल जो है या जलवायु हमारे क्लाइमेटोलॉजी जो पेपर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देगा। कई बार ये शब्द इस्तेमाल होगा, जैसे अभी ईयर मासेस का लेक्चर चला उसमें भी आर्द्रता का जिक्र आया, तो इसलिए इस पर जो है एक लेक्चर जरूरी था। हालांकि नेट के सिलेबस में इसका सीधे टॉपिक नहीं रखा गया है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, इसको पढ़ लेते हैं। किसी निश्चित तापमान पर वायुमंडल के किसी नमूने में उपस्थित जलवाष्प की कुल मात्रा, निश्चित तापमान हो, मान लीजिए तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, किसी कोई नमूना है, नमूना क्या, वही हमने जो बनाया अभी एक कमरा टाइप का, यही एक नमूना है, मान लीजिए। नापन वायुमंडल के कुल मात्रा कितनी है, 500 ग्राम। ठीक है, वायुमंडल के संतृप्त करने के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के अनुपात को वायुमंडल, उस नमूने को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसको हम समझते हैं। मान लीजिए किसी जो है नमूने में 500 ग्राम जलवाष्प है
और उसके धारण करने की क्षमता, मतलब वो जो वायु का नमूना है वो संतृप्त होना चाहता है तो उसको और कितनी चाहिए, उसकी कैपेसिटी कितनी है। मान लो 1000 ग्राम और है, इसके अनुपात को यहाँ पे 100 से भाग करेंगे, ठीक है। जब इसको हम भाग करेंगे 500 से 1000, ठीक है, और तो इसका जो निकल के आएगा, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे तो आएगा 50। कितना आया? 50%। आपको समझ में आया? कुल मिला के जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है सापेक्ष में निकाली जाती है। किसके सापेक्ष में निकाली जाती है? जो जितनी उसमें है और जितनी वो धारण कर सकती है। कोई वायुमंडल का नमूना या कोई वायु का नमूना ये है, इसमें मान लो कि 500 ग्राम, फिर से समझते हैं, 500 ग्राम जलवाष्प है। ये जरूरी थोड़ी कि अब इसमें और आ नहीं सकती, बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। तो जो धारण करने की क्षमता होती है और उपस्थित जितनी जलवाष्प है के अनुपात को सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, ठीक है। 500 उपस्थित है, धारण करने की क्षमता 1000 है, गुणा 100 करेंगे तो 50% आ जाएगी, ठीक है। तापमान निश्चित होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखना। अलग अलग तापमान पे ऐसा नहीं कि तापमान बढ़ता जा रहा है या तापमान घटता जा रहा है तो आप जो है सापेक्षिक आर्द्रता निकालना है, ऐसा नहीं। तापमान जो है निश्चित होना चाहिए। इससे रिलेटेड यूजीसी के एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे आप यहाँ लिख लो कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है किसी वायु का, उपस्थित जलवाष्प कितनी है, 40 ग्राम है, तथा उसकी धारण करने की क्षमता कितनी है, 60 ग्राम है, तो उसकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होगी, ठीक है। सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, कितनी उसमें उपस्थित है, 40, धारण करने की क्षमता कितनी, 60 × 100 किया तो 66.66 आ गया। ये इसकी क्या होगी, सापेक्षिक आर्द्रता हो गई, ठीक है। इसको निकालने का आप तरीका सीख लीजिएगा कि कितनी है और कितनी चाहिए × 100, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, उपस्थित मात्रा 30 ग्राम है, उसकी धारण करने की क्षमता भी 30 ग्राम है, तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी। सूत्र हम लगाएंगे कि कितनी है, कितनी धारण कर सकती है × 100, तो ठीक है। 30 ग्राम उसमें है और 30 ग्राम ही धारण करने की क्षमता है, 100 किया तो सापेक्षिक आर्द्रता कितनी आ गई, 100% आ गई, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और आता है ओसांक। ड्यू पॉइंट किसे कहते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि वह तापमान जिस पर वायु का कोई भी नमूना पूर्णतः संतृप्त हो जाए उसको क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट या ओसांक बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट या ओसांक बोलते हैं। कब, जब तापमान पर वायु का कोई नमूना पूर्णतः संतृप्त हो जाए, ठीक है। जैसे हम लोग मान लो एक ये है और इसका तापमान, इसमें हम जलवाष्प मिला रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे इसमें जलवाष्प मिलाएंगे इसका तापमान क्या होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा ना, पानी की मात्रा बढ़ेगी तो स्वाभाविक बात है ठंड। लेकिन जैसे जैसे इसका तापमान घटता जाएगा, जलवाष्प इसमें डाल रहे हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा निश्चित समय आएगा जब इसकी धारण करने की क्षमता एकदम शून्य हो जाएगी, तो उसी समय हम तापमान नोट करेंगे। तो जो वो तापमान होगा जिस समय वो पूर्णतया वायु का नमूना क्या हो गया, संतृप्त हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओसांक बोलेंगे या ड्यू पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। इसका दूसरी परिभाषा देख लेते हैं कि वह तापमान जिस पर वायुमंडल के किसी नमूने की सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है। सापेक्ष आर्द्रता 100% हो जाती है, मतलब अब वो बिल्कुल भी ग्रहण नहीं कर सकती। तो स्पष्ट है कि वायुमंडल के किसी नमूने के तापमान को ओसांक पर लाने के लिए 2 तरीके हैं। अगर कोई वायु का नमूना है उसको हमें ओसांक पॉइंट तक पहुंचाना है, ड्यू पॉइंट तक पहुंचाना है, तो हम 2 काम कर सकते हैं। 2 काम क्या, पहला काम क्या, वायुमंडल के उस नमूने में जलवाष्प की मात्रा, जैसा मैंने अभी उदाहरण से बताया कि उसमें क्या करें, हम जलवाष्प डालते जाएं तो वो क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी। जो भी तापमान नियत रहेगा उसको क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट बोलेंगे। दूसरा एक काम हो सकता है कि वायुमंडल के उस नमूने का तापमान घटा दें। कोई भी ये नमूना है, इसमें हम जलवाष्प नहीं डाल रहे हैं, फिर भी इसको हम ड्यू पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। कैसे, तापमान घटाकर। स्वाभाविक है जब हम इसका तापमान घटाएंगे तो इस वायु के नमूने क्या होगा, आकार छोटा होता जाएगा। मान लो कोई नमूना है वो इतना बड़ा है और जैसे इसका तापमान कम कर रहे हैं उसका आकार छोटा हो रहा है। हालांकि जलवाष्प की मात्रा थोड़ी उतनी ही है, वो थोड़ी कम हो रही है, फिर और छोटा हो रहा है। जब सिंपल सी बात है कि इतने बड़े एरिया में उतनी जलवाष्प है और अब वो उतनी ही जलवाष्प इतने बड़े एरिया में आ जा रही, तो स्वाभाविक बात है ये जो नमूना बचेगा ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हो चुका रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 तरीके से किसी भी उसको ड्यू पॉइंट पे पहुँचा सकते हैं। ओसांक क्या है, एक तो उसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ा दें, दूसरा क्या है, तापमान को घटाकर, ठीक है। अभी सापेक्ष और निरपेक्ष आर्द्रता के विवरण देख लेते हैं हम। क्या है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सापेक्षिक आर्द्रता का मान बढ़ता जाता है।
याद रख लीजिए, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की जब हम ओर जाते हैं तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता घटती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तापमान घटता है तथा इसके साथ वायुमंडल के किसी नमूने की नमी धारण करने की क्षमता घटती जाती है। ठीक है, इस प्रकार भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर सापेक्ष तथा निरपेक्ष आर्द्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती उल्टी होती है। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1/, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, मतलब सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता में उल्टा संबंध होता है। कब? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, निरपेक्ष आर्द्रता घटती जाती है, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती जाती है। क्यों? इसका एक कारण है कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज देन कंटेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज, मतलब अगर कोई वायु का पुंज है उसका तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि मान लो पहले हमने एक उदाहरण देखा था कि 500/1000 × 100, तो इसकी आई थी सापेक्षिक आर्द्रता 50%। अब हमने क्या किया? तापमान बढ़ा दिया है। जब हमने तापमान बढ़ा दिया है तो उसकी धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब धारण करने की क्षमता जब बढ़ जाएगी तो पहले उसमें उपस्थित है 500, अब धारण करने की क्षमता बढ़ गई। अब कितनी हो गई? 1200 हो गई, 100। ठीक है, 100 हो गया। तो अब हम इसको काटेंगे तो इसका आंसर आएगा 41.66, यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या हुई है? बढ़ी है। किस कंडीशन में? जब हमने तापमान बढ़ाया है, यानी कि तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता के बीच उल्टा संबंध है। तापमान प्लस होगा, बढ़ेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता घटेगी। अगर तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता प्लस होगी। इस बात को इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। अब भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? तापमान में गिरावट आती है। जब तापमान यहाँ पर प्लस है, अधिक है, यहाँ पर माइनस है, तो स्वाभाविक बात है तापमान के साथ सापेक्षिक आर्द्रता का उल्टा संबंध है। तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। यही सेंटेंस कहा गया है कि जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होगी? सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं इसका ऊर्ध्वाधर वितरण, कि समुद्र तल से वायुमंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ सापेक्षिक आर्द्रता का मान तेजी से बढ़ता है। सापेक्षिक आर्द्रता का मान तेजी से बढ़ता है, जबकि निरपेक्ष आर्द्रता का मान घटता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर वितरण में भी इसके साथ उल्टा संबंध है, क्योंकि सापेक्षिक आर्द्रता पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। ऊंचाई पर जाने पर क्या हो रहा है? तापमान में कमी हो रही है। जब तापमान में कमी होगी, तापमान कम हो रहा है तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ेगी, सीधी सी बात है। और जबकि निरपेक्ष आर्द्रता का संबंध उसके साथ उल्टा नहीं होता है, तो तापमान भी घटता है तो निरपेक्ष आर्द्रता भी घटती है, तापमान बढ़ता है तो निरपेक्ष आर्द्रता बढ़ती है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता का तापमान के साथ उल्टा संबंध है। ठीक है, एक तीसरी जो प्रकार होता है वो विशिष्ट आर्द्रता का होता है, इसे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ये क्या होता है? वायुमंडल के एकांक द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, इसमें वेट के ही आधार पर की जाती है। इसमें क्या है? जैसे मान लो एक कमरा है, अब इस कमरे में मान लो कितनी 1000 ग्राम वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है। अब उस 1000 ग्राम में कितनी जलवाष्प है? मान लो 500 ग्राम जलवाष्प है, तो विशिष्ट आर्द्रता कितनी हो जाएगी? 500 ग्राम / 1000 ग्राम। ठीक है, ये क्या होगी? विशिष्ट आर्द्रता। अब आप यहाँ पे समझिए 3 है। जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है वो वॉल्यूम से निकाली जाती है, विशिष्ट आर्द्रता द्रव्यमान पे निकाली जाती है, और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो सापेक्षता निकाली जाती है। किसके सापेक्ष? धारण करने की क्षमता के सापेक्ष। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो सापेक्षिक आर्द्रता ही होती है तीनों में। ठीक है, उसको ही आप अच्छे से पढ़ना। तापमान के साथ उसका क्या होता है? उल्टा संबंध होता है। तापमान बढ़ेगा तो वो घटेगी, तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।